I would like to welcome Vaibhav Jalan sir, who cleared CA exam at the age of 22 with having exemption in most of the subject, and also he got awarded for best paper by ICI for scoring 100% marks in CA foundation exam. Vaibhav Jalan sir taught more than 40,000 students in last 17 years at O level, who is popular among students. Sir, please share your valuable time on the topic of tips and tricks to clear and manage CA exam effectively. Sir, please come and the stage is yours. हाँ जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? बढ़िया कि नहीं बढ़िया? बढ़िया है। लाइफ कैसे चल रही है? ठीक चल रही है। कितने बच्चों के सितंबर में एग्ज़ाम है अभी? अच्छा, ऑलमोस्ट सबके सितंबर में जो है एग्ज़ाम है। अच्छा, इसमें कितने बच्चे हैं जो सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देंगे? अच्छा, कई सारे बच्चे फाउंडेशन। कितने बच्चे सीए इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं? ठीक है। और सीए फाइनल में तो शायद कोई सीए फाइनल का बच्चा हो। अच्छा, सीए फाइनल के बच्चे भी जो है बैठे हैं। ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है एग्ज़ाम कैसे देना है, उस पर चर्चा जो है करनी है। ठीक है। उससे पहले एक सवाल आप इसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फाउंडेशन में हैं, कई इंटर में हैं, कई सीए फाइनल में हैं। तो आपका जो अनुभव है सीए से रिलेटेड, ईजी लग रहा है, एवरेज लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है कि बहुत इजी लग रहा है? हाँ जी, कितने कह रहे हैं एवरेज? ठीक है। जैसे क्लास 12th 11 12 था, एवरेज चल रहा है। कितने कह रहे हैं उससे इजी लग रहा है? इजी तो शायद कोई नहीं कह रहा होगा। अच्छा, कितने कह रहे हैं मुश्किल लग रहा है? कितनों को सीए मुश्किल लग रही है, कईयों को मुश्किल लग रही है, और कितनों को बहुत ही मुश्किल लगी, फंस गए। ऐसे भी कोई बच्चे हैं? अच्छा, पर टोटल नहीं हुआ, तो बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं? हाँ, या तो इजी होगा या मुश्किल जो है होगा। तो आपका अनुभव कैसा चल रहा है? क्योंकि इम्पॉर्टेंट जो सीए के अंदर है सिर्फ आपका माइंड सेट है, मतलब सिर्फ माइंड सेट है। अगर आपको लगता है सीए आसान है तो सीए एक्चुअली बहुत आसान हो जाती है, और अगर आपको लगता है सीए मुश्किल है तो सीए बहुत मुश्किल जो है होता है। ये पूरी खेल जो है ना सीए का, भाई आई क्लियर्ड माई होल सी एग्ज़ाम एट द एज ऑफ 21-22। सारा कुछ फर्स्ट शॉट में जो है हुआ था, और जो वो चर्चा करी ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में एग्जामिशन भी थी, साथ में बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से रेगुलर कॉलेज भी किया है। पर जो माइंडसेट था, मतलब मुझे कभी लगा ही नहीं कि सीए को बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये दुनिया जो है ना ये डराने के लिए बैठी है। हे राम, सी पता नहीं कितना है, तो दुनिया डराती है। आपका अनुभव क्या है वो सबसे ज़्यादा मैटर जो है करता है। आपका अनुभव क्या है? अगर आपका अनुभव चल रहा है अभी तक कि यार इजी चल रहा है, तो वो सच्चाई है आपके लिए। हाँ, अगर आपको लग रहा है मुश्किल है, वो सच्चाई आपके लिए है। तो पहले तो इम्पोर्टेंट क्या है, उस सच के साथ चलना है। कितनी बार क्या होता है कि हम इस समय, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम पैनिक कर रहे हैं। मैं क्यों कर रहे हैं? सर देखो, तैयारी तो बहुत अच्छी हो गई, पर पता नहीं क्यों हम एक पैनिक कर रहे हैं। पैनिक क्यों कर रहे हैं? सर सुना है सीए बड़ा मुश्किल है, सुना है सीए बड़ा मुश्किल है, सुना है सीए बड़ा मुश्किल है। तो मैंने कहा सच्चाई जो आपने सुना है वो नहीं, आपका अनुभव क्या है ना, वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है रहता है। अगर आपका अनुभव चल रहा है कि देखो मेरी तैयारी बढ़िया चल रही है, उस सच्चाई के साथ चलोगे तो आप पैनिक जो है नहीं करोगे। ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब 10-12 दिन के बाद जो है आपके पेपर है, और ये 10-12 दिन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है रहते हैं, क्योंकि इस समय अगर आपको नींद अच्छे से आ गई तो ठीक है, और इस समय अगर एंजाइटी डिप्रेशन अगर हो गया और रात की नींद अगर उड़ गई तो सारा गड़बड़ जो है होता है। लास्ट मोमेंट पे कई बार बच्चों को बुखार जो है हो जाता है, स्टमक अपसेट हो जाता है। तो मैंने कहा उस पॉइंट पर क्या है, पेपर की अपनी टेंशन है, और इस चक्कर में हम फिजिकली कहीं ना कहीं गड़बड़ जो है कर जाते हैं। तो इसलिए जो मैंने आपसे पूछा था, पहले तो आप अपने आप से एक बार पहले अपने आप से आप पूछिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आपको सीए आसान लग रहा है, सो लग रहा है, बेहद आसान लग रहा है, या बेहद मुश्किल लग रहा है?
ठीक है, तो वो एक सच्चाई है। उस सच्चाई के साथ अगर आप पढ़ाई करोगे तो मैं कहूँगा तैयारी बहुत अच्छी जो है हो जाएगी, ठीक है। पर एनीवेज अगर पूरी सीए को अगर मैं 3 सेगमेंट में नॉर्मली जो है मैं ब्रेकअप जो है करता हूँ। पहला सेगमेंट है क्लासेस कैसे जो है लेनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबने क्लासेस जो सबकी हो गई होंगी, ठीक है। तो ये क्लासेस किस तरीके से लेनी चाहिए वो पहला सेगमेंट जो है होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ सबने बहुत अच्छे से क्लासेस जो है ली होंगी, ठीक है। फिर सेकंड सेगमेंट जो है वो हमारा क्या रहता है, आप कैसे पढ़ना है। तो पिछले 4 महीने 6 महीने 1 साल आप अच्छे से पढ़ भी रहे होगे, उस पर आज हम चर्चा जो है नहीं करें, ठीक है। तीसरी चर्चा वही है कि 10 दिन के बाद आपका पेपर है उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो आज का टॉपिक मैं उसी पर जो है रिस्ट्रिक्ट करूंगा। क्लासेस कैसे करनी है उसको छोड़ते हैं, पूरे साल कैसे पढ़ना था उसको छोड़ते हैं। आज का सिर्फ मोटो है कि 10 दिन के बाद मेरा सीए फाउंडेशन का पेपर है या सीए इंटर का पेपर है या जो बच्चे सीए फाइनल के हैं, ये पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है उस पर चर्चा जो है हम करते हैं, ठीक है जी। तो भाई पहले मैं एक बार इंटर और फाइनल पे चर्चा करूंगा, उसके बाद हम सीए फाउंडेशन पर आएंगे और उसके बाद जो कॉमन हमें तीनों में देखना है उस पर चर्चा जो है करेंगे, ठीक है। तो पहले एक बार हम चर्चा करते हैं जो बच्चों का सीए इंटर का पेपर है और जिन बच्चों का सीए फाइनल का पेपर है, इस पेपर में एक बेसिक चीज़ें हमें पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है पहले उस पर चर्चा जो है करते हैं। तो एक बार पूछ लेता हूँ कितनों का इंटर और फाइनल के पेपर हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के इंटर फाइनल के पेपर हैं, ठीक है। अभी रिजल्ट आया था मई जून का, तो भाई मई जून का अभी नया कोर्स आई होप सबको पता होगा, कोर्स हर 4-5 साल में बदलता है। तो जस्ट अभी नया कोर्स जो है इंट्रोड्यूस हुआ और उसका पहला एग्ज़ाम कब हुआ था 2024 में मई या जून में। फाउंडेशन इंटर फाइनल मई जून में एग्ज़ाम जो है रहा। तो इंटर और फाइनल वाले बच्चे, तो ज़रा मुझे ये आपको पता होगा कि इस बार नए कोर्स में इंटर फाइनल का पास परसेंटेज बढ़ा है या कम हुआ है? बढ़ा है, ठीक है ना, अच्छा खासा बढ़ा है, ठीक है। तो इस बात को आप समझना, जो नया कोर्स है जनरली स्पीकिंग इट्स स्टूडेंट फ्रेंडली। अभी तक जो पुराना जो रिजल्ट था ना, वो मैं कहूँगा हाँ वो एक सच्चाई थी कि इंटर फाइनल का रिजल्ट बड़ा कम आता था, 1%, 2%, 5% डर लगता था पेपर देने में। पर मैं कहूँगा पहला माइंडसेट क्लियर करना, ये जो नया कोर्स है, नया कोर्स एक्चुअल में बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली है। मतलब इस कोर्स में तो पास होना बहुत एक्स्ट्रा इजी जो है हो गया है। अब पास होने में तो कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ, पुराने कोर्स में तो कह सकता हूँ कि हाँ एक बार एफर्ट लगते थे, नए कोर्स में तो कहूँगा बिल्कुल स्टूडेंट फ्रेंडली जो है वो शायद कर दिया है कि आप थोड़ी सी मेहनत भी करोगे ना, इंटर फाइनल तो बहुत ईजिली जो है हो जाएगा। 2-3 कारण है पुराने कोर्स और नए कोर्स में। पहले पुराने कोर्स में इंटर और फाइनल में कितने पेपर होते थे? 8 पेपर। अब कितने पेपर हो गए? 6। तो आप खुद सोच के बताओ, 8 पेपर देना और 6 पेपर देना, अब नया कोर्स आसान हुआ या मुश्किल हुआ? आसान हो गया, ठीक है। दूसरा, पुराने कोर्स और नए कोर्स में इंटर फाइनल में एक और ड्रास्टिक चेंज आया है। किस चीज़ का आया है? पहले सारे पेपर डिस्क्रिप्टिव थे, पूरा 100 नंबर का पेपर क्या था? डिस्क्रिप्टिव था। और अब क्या हो गया है? 30 मार्क्स का MCQ आपका जो है हो गया, जो एक बहुत मेजर चीज़ नए कोर्स में हुई है, जो मैं कहूँगा ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इस समय लॉटरी है। इस समय इंटर फाइनल निकालना तो बहुत एक्स्ट्रा इजी जो है हो गया है। इस बार का रिजल्ट अभी मैं कहूँगा 30% है, पर ये रिजल्ट तो मेरे को जहाँ तक उम्मीद थी 50-60% तो बहुत ईजिली जो है आ जाना चाहिए। तो भाई अगर आपको इस बार सितंबर में और आपको अगर नवंबर में इंटर फाइनल क्लियर करना है, बस एक चीज़ सारे बच्चों को कहूँगा, एक स्ट्रैटेजी जो है ना उसको आप संभाल लेना, पेपर तो आपका 100% क्लियर होना ही होना है, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझना, जो बच्चे इंटर और फाइनल के फाउंडेशन के बाद में चर्चा करते हैं, स्पेसिफिकली जो बच्चे इंटर और फाइनल में हैं, आपकी पेपर की ड्यूरेशन कितनी है? 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे का पेपर, 15 मिनट का रीडिंग टाइम, 3 घंटे 15 मिनट का आपका जो है पेपर है। सेकेंड इंपॉर्टेंट, उसमें MCQ कितने नंबर का है? 30 मार्क्स का। MCQ कितने नंबर का है? 30 मार्क्स। MCQ आ कितने रहे हैं? MCQ 30 मार्क्स का पेपर है, MCQs में 30 आ रहे हैं या 15 आ रहे हैं? 15, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस बात को समझना। 30 नंबर का पेपर, MCQ कितने हैं? 15।
फाउंडेशन में स्टोरी क्या है, 100 नंबर का एमसीक्यू, 100 सवाल जो है होते थे। आइडली तो यहाँ पर 30 नंबर का एमसीक्यू, 30 एमसीक्यू होने चाहिए थे। पर ये कोर्स जो नया कोर्स आया ना, वो एक्चुअल में इतना स्टूडेंट फ्रेंडली है कि क्या ना, थोड़ा सा भी एफर्ट कर लो, फर्स्ट शॉट में इंटर फाइनल तो होना ही होना है। अब आप समझिए, 100 नंबर के पेपर के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट मिल रहे हैं, तो मुझे बताओ 30 नंबर के पेपर के लिए सिंपल मैथमेटिक्स करें, 1 घंटा आपको मिल रहा है। ठीक है, इस बात को समझना, 30 नंबर का एमसीक्यू आपको कितना टाइम मिल रहा है, 1 घंटा। ठीक है, और 30 नंबर की एमसीक्यू में एमसीक्यू कितने हैं, 15 एमसीक्यू करने के लिए कितना टाइम है, 60 मिनट। एक एमसीक्यू करने के लिए कितना टाइम आपको मिल रहा है, 4 मिनट। ठीक है, और इस बार भी जिन बच्चों ने पेपर पास हुए और जो बच्चे फेल हुए, बस इतना सा ही फर्क था जो मैं शायद आपको बता रहा हूँ। अगर फर्स्ट शॉट में क्लियर करना है, जिन बच्चों ने इस बार, और मैं आपको भी कहूँगा पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले एमसीक्यू से शुरू करना। ठीक है, सबसे पहले एमसीक्यू से शुरू करना। एमसीक्यू से अगर आप शुरू करते हैं तो आप खुद सोच के बताएं, 15 एमसीक्यू से तो आपको अटेम्प्ट करने पूरा 1 घंटा जो है देना। जो बच्चे इंटर में फेल हुए, जो बच्चे फाइनल फेल हुए, जिन बच्चों से मेरी इंटरेक्शन हुई, दोनों बच्चों ने 2 गड़बड़ जो है करी थी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने शुरू कहाँ से किया, सब्जेक्टिव से। ठीक है, सब्जेक्टिव शुरू करोगे पेपर छूटेगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा पहले कहाँ से शुरू करना है, एमसीक्यू से शुरू जो है करना है। छोटी सी बात है, चाहे एमसीक्यू करो चाहे सब्जेक्टिव करो, नंबर तो सेम ही मिलने। ऐसा तो नहीं है ना एमसीक्यू में नंबर ज़्यादा देंगे या मेरे को दोनों में अलग अलग पास होना है। टोटल 100 में से मुझे 40 चाहिए। ठीक है, टोटल 100 में से 40 चाहिए, चाहे एमसीक्यू में 30 ऑन 30 आ जाए या डिस्क्रिप्टिव में आ जाए, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को टोटल 100 में से 40 नंबर जो हैं चाहिए। और जो बच्चे इस बार फेल हुए, जितनों से मेरी इंटरेक्शन हुई, बच्चों ने यही गड़बड़ करी। एक तो गड़बड़ क्या करी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो फेल हुए सबने सब्जेक्टिव से शुरू करा। 70 नंबर का पेपर सब्जेक्टिव शुरू करोगे, पेपर बहुत टाइम ज़्यादा लेगा। और जब एमसीक्यू की बारी आई, तब तक बच्चा क्या पैनिक कर गया था। ठीक है, तब तक बच्चा पैनिक कर गया। और जिन बच्चों ने एमसीक्यू से शुरू किया, अब वो क्या था, जो इंटर वाले बच्चे थे, माइंड में क्या था, जैसे फाउंडेशन था, फाउंडेशन में क्या था, 100 नंबर का पेपर, 100 एमसीक्यू, 120 मिनट, 1 मिनट में करना है, 1 मिनट में करना है, 1 मिनट में करना है। इंटर में 1 मिनट में नहीं करना, इंटर में कितने मिनट में करना है, 4 मिनट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हुआ क्या, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब पेपर आया तो बच्चों ने, जो बच्चे इस बार फेल हुए, उनका रीज़न बता रहा हूँ। जब एमसीक्यू करने की बारी आई, 15 एमसीक्यू थे, पर माइंड में क्या था, 15 मिनट में करना है, इसलिए गड़बड़ कर गए। हमें 15 मिनट में नहीं करना, कितने मिनट में करना है, 60 मिनट में। ठीक है, तो इस बात को समझना, सारे पेपर में आप शुरू कहाँ से करोगे, एमसीक्यू से। ठीक है, अच्छा एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब 15 के 15 एमसीक्यू करने ही करने। फाउंडेशन वाले बच्चे, आपसे बात नहीं कर रहा, आपके एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग है। अभी हम इंटर की बात कर रहे हैं, तो इंटर में आप सबको एमसीक्यू से शुरू करना है। अब ध्यान से आप सोच के बताओ, 15 एमसीक्यूज आपको करने हैं, आपके पास पूरा 1 आवर है। क्या लगता है एक एमसीक्यू पढ़ के क्या 4 मिनट में कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? खुद सोच के बताएं। इतनी आपकी तैयारी हो चुकी है, एमसीक्यू अटेम्प्ट करने में आपको ज़्यादा मुश्किल होगी, आसानी है? हाँ जी, क्या कहते हो, कंफर्टेबल है? ठीक है, अच्छा अब मुझे दूसरा बताओ, 15 एमसीक्यूज हैं, कितने एमसीक्यूज आपके सही हो सकते हैं? आपने फाउंडेशन का पेपर दिया हुआ था, एमसीक्यूज आपको पता है, मान के चलते उसी लेवल का एमसीक्यू, थोड़ा सा लेवल ऊपर होगा, पर एमसीक्यूज है, 4 ऑप्शंस हैं, 15 एमसीक्यूज हैं। देखो मैं खुद कहता हूँ रियलिस्टिक चलते हैं, 15 ऑन 15 नहीं मानते, 14 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं। 12 एमसीक्यूज आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे? 1 घंटे में 12 एमसीक्यूज अगर कर पाते हैं तो 12 के कितने नंबर हो गए, 24। सिंपल कैलकुलेशन, इसमें स्टेप मार्किंग तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि एमसीक्यू कर दिया, सर्कल अच्छा नहीं करे तो आधा नंबर दे रहे हैं भी, इसके अंदर तो आपको पूरे नंबर जो है मिलेंगे। तो आपको एमसीक्यूज पर पहले फोकस जो है करना है, सारे पेपर में, इंटर हो या फाइनल हो, हर पेपर में। क्यों? इस समय आपकी तैयारी अच्छी है, इतना ही मान के चलता हूँ। आपने क्लासेस अच्छे से ली हुई हैं, मैं मान के चलता हूँ पूरे साल की प्रैक्टिस आपने टाइम टेबल बनाया होगा, उसको फॉलो किया होगा। उस पर चर्चा आप करने का फायदा नहीं, क्लासेस कैसे लेते हैं, टाइम टेबल कैसे फॉलो करते हैं। आज का तो
टारगेट है पेपर में कैसे अटेम्प्ट जो है करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी है और मेरे को लगता है अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, कंसेप्चुअली आपको आता होगा। और टू वेरी ट्रू, एमसीक्यूज अभी इजी लेवल के आ रहे हैं, ऐसा नहीं भी ऐसे नहीं एमसीक्यू बहुत मुश्किल जो है डाली, फिलहाल अभी इजी जो है आ रही है। तो अपना टारगेट क्या है, 1 घंटे में आपको कितने एमसीक्यूज करने हैं, 15। इस माइंडसेट से अगर आप पेपर शुरू करेंगे तो जो मेरे को बच्चे ने बताया कि सर हाफ एन आवर 45 मिनट में हमारे एमसीक्यूज हो गए थे। ठीक है जी, हाफ एन आवर 45 मिनट में अगर आप एमसीक्यूज कर लेते हो, और मैं मान के चलता हूँ 15 नहीं, 14 नहीं, 13 नहीं, 12 एमसीक्यूज तो आपके हो जाएंगे। अगर 12 एमसीक्यूज हो गए, कितने नंबर हो गए, 24। पास होने के लिए कितने चाहिए होते हैं, पास होने के लिए 40। पास होने के लिए कितने चाहिए, 40। सीधी सी बात है, ठीक है, 40 चाहिए, 24 तो आ गए। अब कितने नंबर चाहिए आपको, सिर्फ 16 नंबर। और कितना टाइम आपके पास अभी होगा, 3 घंटे 15 मिनट में 45 मिनट, एक एवरेज माइनस कर ले, 45 मिनट में नॉर्मली पेपर होता है। यू हैव 2 hours 30 मिनट, जिसमें सिर्फ कह रहा हूँ माइंड सेट माइंड में रखो, 2.5 घंटे में नंबर पास होने के लिए कितने चाहिए, सिर्फ 16। अब मुझे आप बताओ, आपकी तैयारी कितनी भी हो, 70 नंबर का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, 70 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है, आइडियली पास होने के लिए सिर्फ 16 नंबर ही चाहिए। मैं इसमें रैंक की बात नहीं कर रहा, क्योंकि रैंक के लिए तो प्लानिंग अलग होती है। आज का जो सेमिनार है उसका एक ही पर्पस है, लास्ट मिनट में पास कैसे होना है, ठीक है। तो आज उसके सेमिनार की बात करते हैं, फिर रैंक की बात करें, उसकी अलग ही प्लानिंग जो है चलती है। आज का तो टारगेट ये है कि सर अब एक एंजाइटी हो रही है, सर इसमें पैनिक कर रहे हैं, तो सर पेपर में कैसे पास होते हैं। मैंने कहा सारा खेल क्या है, सिर्फ माइंड सेट का है, ठीक है। तो आपको सोच के बताएं, और इस माइंड सेट के साथ अगर आप पेपर देने गए तो आप सोच के बताएं मेरे को करना क्या है, 3 घंटे 15 मिनट में पहले 1 आवर मुझे क्या करना है, सिर्फ एमसीक्यू, तसल्ली से एमसीक्यूज करना, तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं है, हमें बिल्कुल आराम करना। एक एमसीक्यू कितने टाइम में करना है, 4 मिनट, टाइमर लगा के चलना, अपना वॉच साथ में रखना, कोई जल्दी नहीं, क्योंकि बच्चे एमसीक्यू लेकर जो है ना वो कहते हैं फटाफट करना है। हमें फटाफट क्यों करना है, फटाफट बिल्कुल नहीं करना। 4 मिनट में एक एमसीक्यू करेंगे, 4 मिनट में दूसरा एमसीक्यू करेंगे, 4 मिनट में तीसरा एमसीक्यू करेंगे। अगर ऐसे भी करोगे 1 आवर में अपने नंबर पक्के करो, और सोचो अगर आपके 15 के 15 एमसीक्यूज अगर हो गए, 30 नंबर तो हो गए। ये आपका मैं कह रहा हूँ सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर आपके 30 नंबर एमसीक्यू पक्के हो गए तो मुझे अगले 70 में कितने नंबर चाहिए, 10। एक सवाल तो कर ही लोगे। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस समय पर्पस क्या है, 10 दिन पहले आपको होती है एंजाइटी, सर मेरा सिलेबस पूरा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर पेपर मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। मैं इस समय रैंक की बात तो नहीं कर रहा, रैंक की स्ट्रैटेजी अलग है, पर इस समय जिनको ये है कि मेरे को पास होना है, क्योंकि आज का टारगेट ये है पास कैसे करें पेपर में, तो मेरा मानना वही है, एमसीक्यू से शुरू करो, तसल्ली से एमसीक्यू करना। पेपर वाले दिन आराम से, कोई भाग भाग नहीं है, तसल्ली से 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ो, 4 मिनट में एक एमसीक्यू करना है। और जितना मुझे पता है इस स्पीड से करोगे 2 मिनट में एमसीक्यू हो जाएगा। 15 एमसीक्यू 30 मिनट में, 15 मिनट एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, 45 मिनट में अगर एमसीक्यूज आपके हो गए, यू हैव 2 hours and 30 मिनट, 2.5 घंटे हैं अब सब्जेक्ट में। क्योंकि उस समय बस चक्कर क्या है ना, उस समय सारा खेल कॉन्फिडेंस का जो है होता है, क्योंकि उस समय आपको लगता है यार पता नहीं पेपर होगा कि नहीं होगा, पर जैसे ही आपको पता चल गया 45 मिनट के बाद मैं पास हो गया। क्योंकि उस समय क्या है ना, अगर आप उस समय पैनिक करोगे तो कितनी बार ऐसा होता है, क्वेश्चन किया हुआ पेपर में होता नहीं और पेपर के बाद हो जाता है। रीज़न क्या है, उस समय आपको एंजाइटी में नहीं जाना, इसलिए मैंने कहा मैं आपको बड़ा रिलैक्स में वो करना है। और तरीका वो होता है, जैसे ही आपने 45 मिनट में 30 एमसीक्यूज, 30 मार्क्स के एमसीक्यूज कर लिए, वहीं खुद को कह देना, जो मैंने कहा माइंड सेट, कि चल 24 नंबर 26 नंबर या 30 नंबर पक्के हो गए, अब 2.5 घंटे में कितने नंबर लाने हैं, पास होने के लिए तो 40, मतलब 10 नंबर अब एक्स्ट्रा या 15 नंबर एक्स्ट्रा लाने हैं। इस माइंडसेट से करोगे, एग्जामिनेशन भी आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि उस समय मुझे पैनिक नहीं करना, उस समय बिल्कुल पैनिक जो है नहीं करना, तो मैं आराम से शुरू करूँगा। और वो सोच के बताएं 45 मिनट में आपका एमसीक्यूज हुए, अब 2.5 घंटे हैं, और जनरली स्पीकिंग आधे घंटे में 10 नंबर तो हो ही जाएगा।
तो इसका मतलब क्या है, 1.25 घंटे में आपको पता चल गया यार पेपर तो क्लियर हो गया, पेपर तो क्लियर हो गया, या 1 घंटे के अंदर 10 नंबर का पेपर तो कर ही लोगे, ऐसा एक सवाल तो ढूंढ ही लोगे। हमें कौन सा पेपर ऑर्डर में करना है, पहले एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे, फिर जब सब्जेक्टिव 70 नंबर का है उसमें जो इजी लगता है मैं वहाँ से जो है शुरू करूँगा। 1.25 घंटे 1.5 घंटे में फिर मेरे माइंड में क्या चल रहा है, चल पास तो हो गया, पास तो हो गया, एंग्जाइटी बिल्कुल नहीं है, एक्साइटमेंट आ रही है। फिर अगले 1.5 घंटे में अब एग्जामिशन पर आ जाएंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा ना कि आपको पेपर बिल्कुल नहीं आता होगा, पेपर तो सारा आता होगा, उम्मीद करता हूँ तैयारी अच्छी है। पर पेपर में अब होता क्या है, जिन बच्चों ने पहले सब्जेक्टिव से शुरू किया होता है, जो मेरे को बच्चे ने बताया कि सर मैंने सब्जेक्टिव शुरू किया, 70 नंबर का सब्जेक्टिव अगर करोगे लगना वही 2.5 घंटे लगेंगे, पर 2.5 घंटे के बाद फिर पैनिक कर जाते हैं, यार एमसीक्यू में टाइम कम मिल रहा है, टाइम कम मिल रहा है, टाइम कम जो है मिल रहा है। और सब्जेक्टिव में एक तो दिक्कत होती है, अकाउंट्स का पेपर है, कॉस्ट का हो या एफएम का हो, भाई कहीं ना कहीं अगर एक कैलकुलेशन भी गलत हो गई, जो बड़ा नॉर्मल सी बात है, पेपर वाले दिन एक कैलकुलेशन गलत हो गई और कल को बैलेंस शीट मैच नहीं करी, तो कहीं ना कहीं उस समय मोराल मेरा डाउन तो होता ही है। पर मैंने कहा एमसीक्यू से अगर आप शुरू करते हो तो कहानी बड़ी इजी जो है हो जाती है, ठीक है। कुछ बच्चों को दिक्कत आती है, सर सब कुछ हो जाता है पर सर लॉ और ऑडिट वो याद नहीं होता। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको लॉ ऑडिट को दिक्कत है, ठीक है। फिर से तरीका क्या है, एमसीक्यू से शुरू करो। जिन बच्चों को लॉ ऑडिट को लेकर दिक्कत है, आपसे याद नहीं होता या समझ नहीं आता, समझ तो सबको आता होगा, लॉ समझ आता है, ऑडिट समझ आता है, याद ही तो नहीं हो रहा। एमसीक्यूज में अटेम्प्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, एमसीक्यूज अटेम्प्ट होते हैं। और मेरे को जो बच्चे ने बताया लॉ ऑडिट में तो कैलकुलेशन है ही नहीं, केस स्टडी है, पढ़ते समझ आ जाएगा ऑप्शन कौन सा है। और मेरे को बच्चे बताते हैं लॉ ऑडिट में तो जो एमसीक्यूज है 20-25 मिनट में हो जाते, बाकी सब में तो शायद कुछ सॉल्व करना होगा। तो लॉ ऑडिट में पहले एमसीक्यूज को पकड़ लेना, जो मैंने कहा ना ये एक ब्रह्मास्त्र है, एमसीक्यूज से शुरू करना। वहाँ अगर 30 नंबर हो गए तो जिनको लॉ ऑडिट में भी एंग्जाइटी है कि सर पेपर छूट जाता है, छूटने दो। इस समय टारगेट तो पहले क्या है, पास होने का। तो भाई 30 में से मैं कहता हूँ 26 नंबर का टारगेट एमसीक्यू में बनाकर जो है चले तो माइंड में क्लियर है। अब मुझे लॉ हो या ऑडिट या कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आप तंग हो रहे हैं, पास होने के लिए मुझे कितने चाहिए, 40 चाहिए, 26 आ गए या 24 आ गए, 16-17 नंबर जो है चाहिए। क्या ये बात ठीक चलती है? इसमें पहले एक बार किसी को कुछ पूछना हो, इस स्ट्रैटेजी में किसी को कोई भी डाउट हो, अच्छा कितनों की स्ट्रैटेजी ठीक लगी है, चलो ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी अपना लोगे। तो जो बच्चे इंटर के हैं, जो बच्चे फाइनल के हैं, शुरुआत यहीं से जो है करना, क्योंकि आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज में मान के चलता हूँ अच्छी होगी, आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। एमसीक्यू से शुरू करना, उसके बाद सब्जेक्टिव पर जो है आ जाना। अच्छा दूसरा माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट जो है रहता है। क्या होता है ना, आप सबकी जो परवरिश है ना स्कूल टाइम से, हाँ जी ठीक है तो क्वेश्चन अगर लाइक हमारे पास हमारे जहाँ से हम क्वेश्चन ले रहे हैं वहाँ के भी हमारे पास अगर क्वेश्चन है पूरे जिसकी मैंने प्रिंट करा रखे हैं, हमारे सर हमें प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है। तो उसकी अभी जो 10 से 15 डेज है हमारे पास, उसमें हम उसके लिए कैसे टाइम निकालें? क्योंकि अभी तो माइंड ये है कि सिलेबस करा था उसको प्रैक्टिस कर लो, उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, मैं इसमें भी आता हूँ। अभी 10 दिन कैसे पढ़ना है अभी मैं समझ गया, ठीक है। ठीक है, चलो अभी इस पर भी आते हैं कि इन 10 दिन में कैसे पढ़ना है, अभी उस पर भी आते हैं। हाँ, एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव कैसे पढ़ना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी टारगेट तो यही है। तो पहले पेपर वाले दिन कैसे अटेम्प्ट करना है, आई होप ये क्लियर है। अब सवाल यही था कि सर अब ये 10 दिन कैसे तैयारी करनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है आता है, उस पर भी अभी चर्चा जो है कर लेते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तो शायद पेपर वाले दिन हमें कहाँ से शुरू करना है, एमसीक्यू से शुरू करना है, और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पर जो है आना है। अब एक चीज़ और, पेपर वाले दिन अभी टारगेट है, पेपर वाले दिन अटेम्प्ट करते समय माइंडसेट क्या होना चाहिए। हाँ जी, इस बात को ध्यान से समझना। अगर आप फाउंडेशन क्लियर करते हैं या इंटर क्लियर करते हैं या सी फाइनल क्लियर करते हैं, जैसे इस बार सी फाइनल का पास परसेंट लगभग 30% है,
30% का मतलब जिनके हर सब्जेक्ट में 40, एग्रीगेट 50, इतना ही है। अगर आपके हर सब्जेक्ट में 40, एग्रीगेट 50 आते हैं तो आप पास माने जाएंगे। पास परसेंटेज कितना है? 30%। इसका मतलब मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि अगर आपके हर सब्जेक्ट में 40 आए, एग्रीगेट 50 आए, आप इंडिया के टॉप 30% में आ गए। सही है गलत है? आप इंडिया के टॉप 30% में आ चुके हो अगर आपके हर सब्जेक्ट में 40 आता है, एग्रीगेट 50 जो है आता है। इस बात को ना थोड़ा सा एप्रिशिएट भी हमें करना है। इस बात को एप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीए कर रहे हैं, सीए छोटा मोटा कोर्स तो नहीं है, अच्छा कोर्स है, और अगर आप क्लियर करते हैं तो आप इंडिया के टॉप 30% में आप आ चुके हैं। ठीक है, इंडिया के टॉप 30% में जो है आ गए। इसका मतलब मैं कहूँगा अगर टॉप 30 में भी आना है तो मुझे कितना स्कोर करना है? मुझे 80%, 90% स्कोर करना है, या मुझे जस्ट हर पेपर में 40, एग्रीगेट 50, हर पेपर 40, एग्रीगेट 50। जहाँ पर क्लास 10th 12th की बात करें, जहाँ 90% आने के बाद भी आप इंडिया के टॉप 30 में नहीं आ रहे थे, पर आप फाउंडेशन इंटर फाइनल का पेपर क्लियर भी करते हैं, हर स्टेज की बात करें तो आप इंडिया के टॉप 30-40% में जो है आ रहे हैं। अगर ये बात समझ आती है ना तो मैं जनरली बता रहा हूँ वैसे भी एंग्जाइटी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्कूल लेवल तक एक माइंडसेट आपका इतना ज़्यादा बना दिया, पेपर पूरा करना है। मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट चलता हूँ, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट जो है चलता हूँ, हमें पेपर पूरा नहीं करना। ठीक है, ये थोड़ी सी एब्सर्ड बात आपको लगेगी, पर हाँ कल को फिर मैं चलो एक चीज़ और बता देता हूँ, कल को आपको मेरी बात प्रूफ करने के लिए। इस बार भी जैसे इंटर में मेरे स्टूडेंट के कॉस्टिंग में 97 इस बार भी आए हैं, इंडिया टॉपर। ठीक है, तो मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, मैं इंडिया टॉपर की बता रहा हूँ, पर बात वही है, हम नीचे से शुरू करते हैं, टॉप से शुरू नहीं करते। ठीक है, तो ये बात अगर करें तो पहले इस बात को ही माइंडसेट अपना रखना, मुझे पूरा पेपर करने की ज़रूरत नहीं है, हो जाए अच्छी बात है। पहला टारगेट मेरा क्या? 40, दूसरा टारगेट 50, तीसरा टारगेट एग्जामिशन, चौथा टारगेट 80 या 90। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। क्यों? 3 घंटे 15 मिनट में मेरे को हर आधे घंटे के बाद खुद को पैम्पर करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, बस इस चीज़ को अगर आप समझते हो, मेरे को हर आधे पौने घंटे के बाद खुद को पैम्पर करना ज़रूरी है। अगर 3.25 घंटे अगर आपने एंग्जाइटी में गुजारे तो क्या होता है, पहले वाले दिन पहला पेपर तो कर लेते हो, दूसरे पेपर में थकान होती है, तीसरे पेपर तक आते आते ढेर जो है हो जाते हैं। इसलिए मेरी जो स्ट्रैटेजी हमेशा रही वही मैं आपको देना चाहता हूँ कि पहले एमसीक्यू करें, 45 मिनट में खुद को पैम्पर कर लिया, चल भाई 24 नंबर 26 नंबर आ गए। आधे घंटे के बाद पैम्पर कर लिया, 40 का टारगेट तो मेरा हो गया। फिर आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद चेक किया, 60 की तैयारी तो हो गई। उसके बाद आधे पौने घंटे के बाद खुद को पैम्पर करना ज़रूरी है, चल 70 तक पहुंच गए, चल 80 तक पहुंच गए, और कितनी बार ऐसा होता है 90 तक पहुंच गए, 95 तक पहुंच गए, चल 99 तक भी, 100 तक भी जो है पहुंच गए। अगर ऐसे पैम्पर करोगे वो 3.25 घंटे यू विल रियली एंजॉय। पर अगर आप उल्टा शुरू करते हैं, या मेरा इतना पेपर रह गया, इतना पेपर रह गया, इतना पेपर रह गया, तो गड़बड़ जो है हो जाती है। ठीक है, इसलिए माइंड में ये भी मुझे कभी नहीं रखना पेपर वाले दिन कि मुझे पूरा पेपर करना है। पूरा पेपर करने के चक्कर में ये शायद आपका अनुभव होगा कि कितनी बार जल्दी के चक्कर में अच्छा खासा सवाल जो कर सकता था वही गड़बड़ हो गया। एक्सपीरियंस कितनों का ऐसा है कि सवाल आता था बस जल्दबाजी में, इसलिए मैंने कहा जल्दबाजी करनी ही नहीं, अपने को बिल्कुल नहीं करनी, हम बहुत आराम से चलते हैं। जो मैंने कहा ना, एमसीक्यू करेंगे तसल्ली से करेंगे। क्यों? एमसीक्यू 30 नंबर का है, तो ऐसे 30 के 30 आ सकते हैं। मैं चलता हूँ रियलिस्टिक, कोई बात नहीं, हम 30 भी नहीं लाएंगे, हम 26 ले आएंगे, 24 ले आएंगे, 24 से नीचे तो नहीं आएगा। उसके बाद अगला टारगेट क्या है, फिर मुझे कोई एक सवाल, 2 सवाल जो सबसे ईजी लगे, क्योंकि पेपर क्या है ना, कॉन्फिडेंस बेस्ड होता है। उस समय आप क्या करते हो, मैं जनरली बताता हूँ, आप पूरा पेपर देखते हो और उसके बाद हो सकता है आपके 6 सवाल हैं, 4 आते होंगे, 2 नहीं आते होंगे, और सबसे पहले जो 4 आते हैं उसको अप्रिशिएट नहीं करते, जो 2 नहीं आते उसको लेके वो 3.25 घंटे माइंड में घूमता रहता है, यार ये वाला टॉपिक तो नहीं आता, यार ये वाला क्वेश्चन तो नहीं आता। बस वो माइंडसेट जो है ना हटाना है।
इसलिए पेपर में क्या करना है, जो सवाल आता है हम वहाँ से शुरू जो है करते हैं। और माइंडसेट क्या है, 40 आ गए, एग्रीगेट 50 आ गए, मैं इंडिया के टॉप 30% में आ गया। और ये एप्रिसिएशन वाली बात है, ये वो नहीं यार क्या सिर्फ 40 नंबर आए। बात समझ पा रहे हो? तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले 40 की तैयारी, फिर 50 की तैयारी, फिर 60 की तैयारी, फिर 70 की तैयारी, फिर 80 की तैयारी। ऐसे अगर होते हैं उस समय यू विल रियली एंजॉय। वो जो कह दो पेपर जो है ना, जो एक स्ट्रेसफुल एक्टिविटी है, फॉर मी इट वॉज अ प्लेफुल एक्टिविटी कि चल आराम आराम से जो है खेल रहे हैं। खेलते जाओगे, नंबर आपके 90, 95, 98, 99 बहुत ईजिली जो है आ जाते। पर उस समय वो जो आता है ना, शायद बचपन में सुना हो ना, ग्लास इज ऑलवेज हाफ फुल। अब हाफ फुल या हाफ एम्प्टी वो आपके ऊपर देखना है। जितना आता है उस पर फोकस करेंगे, या जो नहीं आता उसको हम लेकर एंग्जाइटी लेंगे, वो बस आपको जो है समझना है। ठीक है, तो आई होप अब पेपर कैसे करना है। ठीक है, पेपर अगर छूटता है छूटने दो। हम चाहे 80 का पेपर करेंगे अच्छे से करेंगे, 70 का करेंगे अच्छे से करेंगे, 60 का करेंगे अच्छे से करेंगे, एमसीक्यू जितने करेंगे अच्छे से जो है करेंगे। और अगर इस तरीके से करते तो मोस्टली अगर बात करें तो वैसे तो इंटर और फाइनल की बात करें आपका पेपर तो हो जाएगा। क्योंकि वही बात करना, क्योंकि एमसीक्यू के चक्कर में अब इंटर फाइनल में तो डाउट ही नहीं है कि पेपर छूट जाए। हाँ, अगर आपकी तैयारी नहीं है तो बात अलग है, क्योंकि 2.5 घंटे में आपको 70 नंबर का पेपर करना है, तो इंटर फाइनल तो बहुत ईजी हो गया। ठीक है, तो भाई आई होप यहाँ तक भी क्लियर है। ठीक है, तो पेपर फिर से लास्ट टाइम रिपीट करता हूँ, पहले एमसीक्यू और उसके बाद सब्जेक्टिव में भी मेरे को पूरा पेपर नहीं, जो जो सवाल इजी है, जो इजी है वहाँ से मेरे को शुरू जो है करना है। और साथ साथ मैं कहूँगा अपने मार्क्स खुद चेक करते चले जाना। 26 हो गए, 40 हो गए, 50 हो गए, 60 हो गए, उस समय चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। चल भाई पास तो हो गया, चल भाई एग्जामिनेशन तो आ गई। क्यों, एक पेपर नहीं है। दिक्कत क्या है, ये 6-7 दिन आपको जो बच्चे दोनों ग्रुप दे रहे हैं, और मैं देखता हूँ बच्चा पहले दिन इतना स्ट्रेस ले लेता है कि दूसरे तीसरे दिन तक आते आते बीमार हो जाते हैं। ऐसे कितने बच्चे 2 ग्रुप की तैयारी करते हैं, एक ग्रुप के बाद थकान हो गई, 2 ग्रुप देने ही जो है नहीं जाते। और मेरे को इतना पता है सिर्फ माइंड सेट का खेल है, अपने आप को पैम्पर करते जाओ, बहुत ईजिली जो है हो जाता है। ठीक है, चलो आई होप इंटर और फाइनल पहले एक बार पेपर वाले दिन की चर्चा हमने कर ली। इसमें किसी को डाउट हो फिर हम चर्चा करेंगे 10 दिन कैसे जो है पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं जो मेरे फाउंडेशन वाले बच्चे हैं। तो देखो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं, अब आपके मैं कहूँगा इस समय अगर मुझसे पूछेंगे तो फाउंडेशन सबसे मुश्किल है। ठीक है, इंटर फाइनल कंपेरेटिवली आसान है। और इस बार रिजल्ट भी अगर आप देखोगे तो फाउंडेशन का रिजल्ट दैट वाज 14.9%, इंटर फाइनल जो है वो शायद ज़्यादा था। ठीक है, तो अब फाउंडेशन वाले बच्चों की बात करें तो मैं आपके साथ हूँ। इस समय फाउंडेशन थोड़ा सा मुश्किल है, रीज़न बीइंग मतलब अब कंपेरेटिव है। अब जो बच्चे से फाउंडेशन वैसे मुस्कुरा भी रहते हैं, अच्छा सर इंटर फाइनल इतना आसान हो गया है। हाँ, फाउंडेशन में अब थोड़ा सा जो है, एक तो 2 पेपर आपके क्या हैं, पूरे के पूरे सब्जेक्टिव हैं। ठीक है, पूरे के पूरे सब्जेक्टिव हैं, और 2 पेपर जो एमसीक्यूज भी हैं। उससे भी स्टोरी क्या है, 100 नंबर का पेपर है, आइडियली तो कितने सवाल होने चाहिए थे 50, पर फाउंडेशन में तो कितने हैं, पूरे 100। दूसरी स्टोरी क्या है, फाउंडेशन में नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा ये गलत है, पर ठीक है, पर जो भी हम कहते हैं रियलिस्टिक जो है चलते हैं। तो फाउंडेशन इस समय थोड़ा सा जो है चैलेंजिंग रहता है एज कम्पेयर टू इंटर फाइनल। तो जो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं आपको तो मैं ऐसे बूस्टअप कर सकता हूँ कि बॉस फाउंडेशन क्लियर हो गया, इंटर फाइनल तो बहुत ईजिली जो है हो जाते हैं। तो आपका तो एक ही टारगेट, और ये आईसीए का भी इस समय जो इस समय नया कोर्स जो डिज़ाइन हुआ है वो इस ऐसी डिज़ाइन हुआ कि एंट्री मुश्किल हो गई है, और एक बार अगर फाउंडेशन हो जाए इंटर फाइनल बहुत ईजिली जो है हो जाएगा। ठीक है, तो अब फाउंडेशन की बात करें तो फाउंडेशन में अगर आ जाए तो मैं वही कहूँगा आपको बॉस हर पेपर में 40 का टारगेट बनाना, एग्रीगेट 50 का टारगेट जो है रखना। ये फर्स्ट टारगेट जो है होना चाहिए। आप सीधा टारगेट ही क्या रखते हो 80-90 का, अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा, अच्छी बात है, पर हम कहते हैं रियलिस्टिक जो है चलते हैं। फर्स्ट टारगेट जैसे इस बार भी जिन बच्चों के 40 आए, एग्रीगेट 50 आए, वो इंडिया के टॉप 15% में थे। बस मैं कहूँ इस बात को आप समझना, अगर आपके 40 एग्रीगेट 50 आते हैं, आप इंडिया के टॉप 15% में हो। जहाँ लाखों बच्चों ने पेपर दिया,
अगर 1 लाख बच्चे ने पेपर दिया, सिर्फ 15,000 बच्चे पास हुए, पास होना भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। जहाँ पे स्कूलिंग के अंदर पास होने में अचीवमेंट नहीं था, स्कूल में क्या था, अच्छे नंबर आएंगे, 90-95 मार्क्स आते, 98-99 आते तो एक अचीवमेंट है। सीए के अंदर या प्रोफेशनल कोर्स जो भी होता है, आईआईटी क्रैक हो गया वो एक अचीवमेंट है, यूपीएससी क्रैक हो गया वो एक अचीवमेंट है, सीए फाउंडेशन क्लियर हो गया या इंटर क्लियर हो गया, ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। और सारी स्टोरी वही है। पहला पेपर अकाउंट्स का है तो बात वही है। अच्छा, फाउंडेशन वाले बच्चे मान के चलना, क्योंकि आपके दोनों पेपर, पहले 2 पेपर सब्जेक्टिव हैं, पेपर छूटेगा, पेपर छूटता है, ठीक है। एक एवरेज बच्चे का पेपर छूटता है भाई, हाँ, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है पेपर टाइमली भी होता है, पर हाँ एक एवरेज बच्चे की बात करें तो मान के चलते हैं पेपर छूटता है। पर इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना, एक तो मार्किंग क्या रहती है, फाउंडेशन इंटर फाइनल में सब्जेक्टिव पेपर में स्टेप मार्किंग होती है। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो अकाउंट्स का पेपर कर रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सोचिए आपका ग्रॉस प्रॉफिट सही निकल गया, नेट प्रॉफिट सही निकल गया, बैलेंस शीट में एक गड़बड़ हो गई, 10 नंबर का सवाल है, तो बताओ कितने नंबर मिलेंगे। बैलेंस शीट गलत हो गई तो क्या 0 देता है ICAI? फाउंडेशन इंटर फाइनल में ऐसा नहीं, स्टेप मार्किंग रहती है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट सही बना नंबर मिलेंगे, नेट प्रॉफिट सही बना नंबर मिलेंगे, और इवन इसमें भी ऐसा नहीं नेट प्रॉफिट गलत निकला पर उसके अंदर बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, बहुत सारी इनकम आ रही है, मोस्टली सबके स्टेप मार्किंग जो है वो चलती है। तो इसलिए आपको पैनिक भी नहीं करना। पेपर वाले टाइम में अगर आप पार्टनरशिप का सवाल कर रहे हो या इंटर में कंपनी अकाउंट्स का फुल सवाल कर रही हो, कहीं पर उलझ गए, जितना आता है उतना करते जाओ, हर चीज़ के नंबर जो है वो आपके जो है रहते हैं, ठीक है। और फाउंडेशन वाले बच्चे आपको दिखाऊंगा, अकाउंट्स में 2 मेन चैप्टर्स हैं, अकाउंट्स में 2 मेन चैप्टर्स हैं जिससे पेपर 50 से 60 नंबर का जो है आता है। 2 मेन चैप्टर कौन कौन से, फाइनल अकाउंट्स और कंपनी अकाउंट्स। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से जो है कर लेना। फाइनल अकाउंट्स और कंपनी अकाउंट्स ये मिलाकर ही जो है ये कितने नंबर का है, 50 से 60 नंबर का। जहाँ अकाउंट्स में इतने सारे चैप्टर्स हैं, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मैं फाइनल अकाउंट्स में तीनों लेके चलता हूँ, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनल अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इन 3 में से आपका 20 से 25 नंबर का पेपर आना ही आना है। और कंपनी अकाउंट्स की बात करें, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, बोनस इशू, राइट इशू, ये 30 से 35 नंबर का जो है आना है। तो कुल मिला के 2 चैप्टर्स की प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो 50 से 60 नंबर तो इसी में होगी। बाकी सारे चैप्टर 5-5 नंबर, 10-10 नंबर के जो है आते, तो उसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जो है कर लेना। ऐसी लॉ की बात करें तो वो सारी प्रैक्टिस जो है करना। पर एक चीज़ जो मैंने कहा ना, बस इंपॉर्टेंट क्या है भाई, फाउंडेशन में पेपर आपका छूटने की पॉसिबिलिटी है। मैं एक एवरेज बच्चे की बात करूं, पर ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत लेंदी आता है। मतलब मेरा जो अनुभव खुद का रहा, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल, हमारे टाइम में तो सारा ही डिस्क्रिप्टिव था। हमारे टाइम में तो आज से 20 साल पहले की बात करें, सारा ही डिस्क्रिप्टिव होता था, और उस समय पेपर का लेवल भी माना जाता है मुश्किल जो है आता था। पर मेरे सारे पेपर ऑलमोस्ट 2 आवर्स 2 आवर्स 15 मिनट में, हमारे टाइम में रीडिंग टाइम भी शायद नहीं होता था। ये तो आजकल बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली जो है हो गया। हमारे टाइम में 3 घंटे का पेपर, उसमें पढ़ो और लिख कर जो है आ जाओ, कोई रीडिंग टाइम जो है नहीं मिलता। 3 घंटे का पेपर था, और ये मेरा खुद का अनुभव था। फाउंडेशन इंटर फाइनल 2-2.25 घंटे में अगर आपको आता है तो 2-2.25 घंटे पेपर जो है हो जाते। पर मैं एक एवरेज बच्चों की बात करें तो अगर पेपर छूटता है, बस इंपॉर्टेंट है उस पर पैनिक नहीं करना, ठीक है। पेपर अगर छूटेगा और आप पैनिक करोगे ना, तो जो कर रहे हो वो भी गलत कर दोगे। बस इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं प्रमोट कर रहा पेपर छोड़ कर आओ। हाँ, पेपर पूरा 100 का कर आ सकते हो, अच्छी बात है, पर जितना करो उतना अच्छे से जो है आप करते रहना, ठीक है। और फिर आपके जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं, मैथ्स और इकोनॉमिक्स, फिर से फाउंडेशन वाले बच्चे ध्यान रखना, उसमें नेगेटिव मार्किंग है। इंटर वाले बच्चे आप तो तुक्का मार सकते हो, हाँ, आपको तो पूरी छूट है, ऐसे नहीं कहा तुम करो पूरे के पूरे MCQs। पर हाँ, जो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं भी, आपको तो कहूँगा MCQs सोच कर करना है। सही करोगे +1, और अगर गलत करते हो तो -0.25 जो है आता है, ठीक है। मैथमेटिक्स की बात करें, कई बच्चे नॉन मैथ्स के होते हैं कि सर मैथ्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। कोई बात नहीं, आपको पास होने के लिए, मैं बार बार कह दूँ, पास होने के लिए 40 लाने हैं। तो अगर आपसे इंटीग्रेशन होता है, वेल एंड गुड, नहीं होता कोई दिक्कत नहीं। आपसे कैलकुलस होता है, वेरी गुड, नहीं होता कोई बात नहीं। परमुटेशन होता है, वेरी गुड, नहीं होता कोई बात नहीं। आप चेक करो क्या क्या आपसे होता है।
फिर से पूरा सिलेबस होता है बहुत अच्छा है, पर मैं फिर कह रहा हूँ इस समय नहीं होता, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि इस समय मेरा जो टारगेट प्लानिंग पे नहीं कर रहा, वो तो 1 साल पहले या 4 महीने पहले की बात थी। अभी का फोकस क्या है, अब जितनी तैयारी है उसके हिसाब से पेपर कैसे जो है करना है। तो फिर फाउंडेशन की बात करें तो फिर जितना आप कर सकते हो, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, अपने मेन चैप्टर्स ढूंढने शुरू करो। कौन कौन से चैप्टर्स जो आते हैं उस पर फोकस करो, जो नहीं आते छोड़ना शुरू करो। जो आते हैं, अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पॉपुलर है, नॉन मैथ्स वाले बच्चे कहते हैं नहीं आता, तो इस पूरे चैप्टर में सवाल कितने आने, 3 से 4 छोड़ दो, एटलीस्ट 96 की तैयारी कर लो। एक आधा चैप्टर और समझ नहीं आया, छोड़ दो, 80 की तैयारी कर लो। अगर आप मैथमेटिक्स का 80 का पेपर भी करते हो, उसमें सब्जेक्टिव, उसमें स्टेप मार्किंग तो नहीं है, बस फोकस क्या करना है इंस्टेड, क्योंकि फाउंडेशन वाले बच्चे क्या आते हैं, मैथ्स को लेके थोड़ा सा पैनिक करते हैं, पूरा सिलेबस होता नहीं, कोई बात नहीं, पर जितना होता है ना उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से जो है करनी है। फाउंडेशन में मैं मान के चलता हूँ आईसीआई का स्टडी मटेरियल आप सब ने कर लिया होगा, ठीक है ना। मैथमेटिक्स का आईसीआई का स्टडी मटेरियल जरूर, और ये तो शायद मैं कहूँगा फाउंडेशन इंटर फाइनल तीनों में कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आईसीआई का मटेरियल सबसे मस्ट है, आप जहाँ से कोचिंग लेते हैं अच्छी बात है, पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, खुद सोच के बताएं आईसीआई पेपर कहाँ से बनाएगा, वो किसी इंस्टीट्यूट के मटेरियल से बनाएगा या अपने मटेरियल से बनाएगा, अपने मटेरियल से, ठीक है। इसलिए कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है, आईसीआई का मटेरियल सबको करना है। आईसीआई रिविजनरी टेस्ट पेपर्स निकालते हैं पिछले 3-4 साल 5 साल के, सबको करने हैं। आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर्स आते हैं, ये सबको जो है करने, फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल हो, ये गड़बड़ बिल्कुल भी मत करना। आप जहाँ से भी कोचिंग लेते हैं अच्छी बात है, वहाँ से लें, पर एक बार आईसीआई का स्टडी मटेरियल खोल के देख लेना। मैं मान के चलता हूँ आपने बेस्ट कोचिंग ली होगी, सब ने वो इनकॉर्पोरेट कर लिया होगा, और कुछ बच्चे जिन्होंने कोचिंग नहीं ली तभी कोई दिक्कत नहीं, बस आईसीआई का मटेरियल जो है ना, फाउंडेशन इंटर फाइनल, आईसीआई का स्टडी मटेरियल, दूसरा क्या है आरटीपी, तीसरा क्या है मॉक टेस्ट पेपर, और एक पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। इसकी प्रैक्टिस तो सबको जो है करनी है, इतना कर लोगे आपकी तैयारी बहुत अच्छी जो है हो जाती है, ठीक है। और मेरे हिसाब से फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स तो इजी होता है, इकोनॉमिक्स को लेके मेरे हिसाब से इतना पैनिक नहीं होता। पैनिक फाउंडेशन में 2 पेपर को होता है, एक लॉ और एक मैथमेटिक्स, ठीक है। अच्छा, फाउंडेशन वाले बच्चे, जितने बच्चे फाउंडेशन में फेल होते हैं एक ही पेपर में से फेल होते हैं लॉ, इसलिए लॉ की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जो है करना। और प्रैक्टिस कैसे करनी है, फाउंडेशन बच्चों कह सकता हूँ इंटर फाइनल आप तो एमसीक्यू से करोगे, आपको तो निकल गए, ठीक है। पर जो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं आपको लॉ की प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप सब कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, आप सब कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, बोल बोल के या लिख लिख के, लिख लिख के। और ये तो सबको कहूँगा, फाउंडेशन इंटर फाइनल आप प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं, जितना हो लिख कर प्रैक्टिस करो, ये वाइवा नहीं है। क्या होता है ना, जैसा पेपर हो वैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर वाइवा होता तो बोल बोल कर प्रैक्टिस करो, पर वहाँ पर लिखना है। और कितनी बार आपका भी अनुभव होगा कि आता सब कुछ है, जब लिखने बैठते हैं लिखने की आदत नहीं है, ठीक है। तो एक तो प्रैक्टिस भी क्या करनी है, लिख लिख कर जो है करनी है, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारा ठीक चल रहा है, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो। चलो अब लास्ट सेगमेंट पर आते हैं, इन 10 दिनों में 12 दिनों में अब कैसे पढ़ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों के लिए कॉमन है, इन 10-12 दिनों में कैसे पढ़ना है, ठीक है। पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, कसम खा लेना आज से आप जब पढ़ने बैठेंगे आपकी सिटिंग 3 आवर्स 15 मिनट की होना कंपलसरी है। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट, आप जब भी बैठेंगे चाहे फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल हो, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी आप बैठोगे, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक चीज़, कितने घंटे बैठना है, 3 घंटे 15 मिनट, ये आपको बैठना ही बैठना है। और अगर हो सके 3 घंटे 15 मिनट की सीटिंग, अब आप 1 लें, 2 लें, 3 लें, मेरा ऐसा मानना है 3 सीटिंग आपकी जो है होनी चाहिए। आप पूरे दिन में लास्ट में 10-12 घंटे तो पढ़ोगे कि नहीं पढ़ रहे, इतना तो पढ़ोगे, तो 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट, कितना हो गया, 9 घंटे 45 मिनट। इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो मैं कहूँगा बेसिक है। अब क्योंकि 10 दिन के बाद पेपर है, ये पढ़ना है। और 3 घंटे 15 मिनट कैसे करना है, खड़े होके नहीं, चल कर नहीं, बैठ कर पढ़ना है। एक रीज़न बताता हूँ, आप सबकी बात करें, ये आपका अनुभव भी होगा।
पेपर देने आप जब जाते हो, हाफ एन आवर, 45 मिनट, 1 आवर आपकी बॉडी एनर्जेटिक होती है, आपकी बॉडी एक्साइटेड होती है, पहले 1 घंटे में एफिशिएंसी भी अच्छी होती है, पर 1 घंटे के बाद कमर ढीली हो जाती है, 1 घंटे के बाद थकान हो जाती है। और होता क्या है, क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी भी क्या है, एक मशीन है। क्योंकि मैंने बॉडी को जैसे ढालता हूँ वैसी बॉडी जो है चलती है। क्योंकि बॉडी को मैं 1 घंटे के बाद, एक हमारी आदत होती है, आधा पौना घंटा बैठे, उसके बाद खड़े होके चाहे एक वॉक करके चले गए, वापस आके बैठ जाते हो। ऐसे होता होगा, आप चाहे पढ़ते होंगे 10 घंटे, पर एक आदत क्या है, या तो आप चल करके पढ़ रहे हो, और अगर आप बैठ रहे हो आधे पौने घंटे के बाद एक बार आप खड़े होते ही होते हो, तो बॉडी को ना एक रूटीन हो गया। तो बॉडी क्या करती है, आधा पौना घंटा तो बैठी है, अब बॉडी की इंस्ट्रक्शन आ रही है कि भाई अब उठ, एक बार घूम कर आ जा, एक बार चाय कॉफ़ी पी ले, एक बार मट्ठी खा ले। अब एग्जामिनेशन हॉल में ये तो मिल नहीं रहा, और बॉडी क्या कहती है, अब मेरा मन नहीं कर रहा। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? इसलिए आज से अपना बॉडी क्लॉक मेरे को ठीक करना है, और 3 घंटे 15 मिनट जैसे एग्जामिनेशन में आप बैठते हैं, ऐसे ही गद्दे पे नहीं बैठना, टेबल चेयर होनी चाहिए। ऐसा नहीं रजाई में लेट कर पढ़ रही हैं, क्योंकि बॉडी को अब 10 दिन में मेरे को फिट एंड फाइन जो है करना है। उसका तरीका वही है, 3 घंटे 15 मिनट बैठना ही है, और 3 घंटे 15 मिनट अब लिखना है, लिखना है, लिखना है। क्योंकि हमारी आदत क्या है, जो अनुभव भी है, 2 घंटे के बाद कई बार तो हाथ ही दर्द हो जाता है। क्यों? हमें 3 घंटे 15 मिनट लिखने की आदत भी जो है नहीं है। ठीक है, तो फाउंडेशन और फाइनल सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो 3 घंटे 15 मिनट का आपका स्लॉट होना चाहिए। ठीक है, अगले 10 दिन में अगर ये आपने काम कर लिया, अगले 10 दिन में काम कर लिया, तो आपकी बॉडी को एक आदत हो जाएगी, उसको पता है कि अब मुझे पेपर में भी 3 घंटे 15 मिनट बैठना है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट, आपके पेपर वाले सेंटर वाले दिन क्या वहाँ पर एसी होगा? नहीं। क्या वहाँ पे कूलर होगा? नहीं। वहाँ पे क्या होगा? सिर्फ पंखा। तो मेरा मानना है अब अगले 10 दिन आप जहाँ बैठ रहे हो वही एनवायरनमेंट रखना। अगर घर में एसी पंखे, मतलब आपका एसी कूलर है, वो उस समय नहीं चलाना, उससे पहले बाद में चला लेना। थोड़ा सा तपस्या जो है करनी पड़ेगी, पसीने आने तो आने दो, पर 3 घंटे 15 मिनट सिर्फ पंखा एक होना चाहिए। उस पंखे के हिसाब से मुझे जो है पढ़ना है, क्योंकि ये चीज़ें कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हमारी जो है होती हैं कि उस समय पेपर करना चाहते हैं पर बॉडी ही अलाइन नहीं है, बॉडी मेरा साथ जो है नहीं दे रही, और उसके लिए बॉडी को हाथ से मुझे ट्रेनिंग जो है करनी है। क्या ये आप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो? कर लोगे अच्छे से? ठीक है। उसके बाद फिर इम्पॉर्टेंट है, अब सर 10 दिन पढ़ना कैसे है? ठीक है, अब 10 दिन पढ़ना कैसे है, ये भी मेरा जो अनुभव है वही शायद आपको देना चाह रहा हूँ। पढ़ना कैसे? अब कुछ बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, आज मान लीजिए उन्होंने अकाउंट्स शुरू करा, पूरे दिन अकाउंट्स जो है पढ़ रहे हैं, एक ये आप ब्लंडर जो है करते हैं। अगले 3 दिन हम पहले अकाउंट्स पढ़ेंगे, फिर हम 3 या 4 दिन इनकम टैक्स पढ़ेंगे, फिर GST जो है पढ़ेंगे। ये ब्लंडर नहीं करना। ठीक है, अब हमें करना क्या है, 3 घंटे 15 मिनट के 3 स्लॉट हमने लगाए। पहले स्लॉट में मे बी आपने अकाउंट्स पढ़ा, 3 घंटे 15 मिनट अकाउंट्स पढ़ना है। अगले स्लॉट में भी लॉ या आपका जो भी एक सब्जेक्ट है वो पढ़ना है। अगले स्लॉट में अगला सब्जेक्ट जो है पढ़ना है। तो जो इंटर के बच्चे हैं, मतलब पूरे दिन में ग्रुप 1 के 3 स्लॉट पूरे हो गए। ठीक है, तो ग्रुप 1 के पूरे 3 स्लॉट हो गए। ऐसे ही मंडे को ग्रुप 1 पूरा पढ़ा, ट्यूसडे को अगर जो बच्चे दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो ग्रुप 2 का मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग मेरे को स्लॉट जो है मुझे रखना है। क्या ये बात भी समझ आती है? तो हमें इस तरीके से अपने को जो है पढ़ना है। तो मंडे को, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में क्या कहूँ, ग्रुप 1 के 3 सब्जेक्ट हो गए, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ग्रुप 2 के 3 स्लॉट जो है आपके हो गए। ये हमें करना बहुत ज़रूरी। एंड नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सर 3 घंटे 15 मिनट में कैसे पढ़ना है? अब मैंने कहा 3 घंटे 15 मिनट में अकाउंट्स पढ़ना है। सेकेंड ब्लंडर आप करते हो, आप क्या करते हो, अकाउंट्स का पहला चैप्टर शुरू किया, उसी क्वेश्चंस करते 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 जो है आप जा रहे हो। ये फिर से ब्लंडर जो है पेपर में रहता है। आप सोच के बताएं, पेपर में क्या एक ही चैप्टर आएगा या सारे चैप्टर्स आएंगे? सारे चैप्टर्स आएंगे। और होता क्या है, उसकी भी प्रैक्टिस पहले से करनी है। और मेरा ऐसा मानना है 3 घंटे 15 मिनट अगर आप अकाउंट्स को दे रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट को दे रहे हैं, उस समय 3 घंटे 15 मिनट में अपनी बुक निकाल लो, सारे चैप्टर्स का एक एक सवाल कर लो।
चैप्टर 1 पहला सवाल, चैप्टर 2 पहला सवाल, चैप्टर 3 पहला सवाल, चैप्टर 4 पहला सवाल, चैप्टर 5 पहला सवाल। उस समय 3 घंटे 15 मिनट में मेरा टारगेट क्या है, पूरी अकाउंट्स हर चैप्टर का एक सवाल, अगर इनकम टैक्स है हर चैप्टर का एक एक सवाल मुझे करना है, जीएसटी तो एक एक सवाल करना है, कॉस्टिंग है तो एक एक सवाल मुझे करना है मिनिमम। जिससे हुआ क्या, 3 घंटे 15 मिनट में आपने पूरा एक सब्जेक्ट रिवाइज जो है करा, पूरा एक सब्जेक्ट रिवाइज किया। उस स्पीड के साथ जो है हम रिवाइज जो है करेंगे। तो आप सोच के बताएं, अगर आज तो शायद लेट हो गए, कल से अगर आप शुरू करते हैं तो मेरा टारगेट क्या है, कल पूरे एक दिन में एक सब्जेक्ट नहीं, मैंने पूरा ग्रुप 1 रिवाइज करा, परसों पूरा ग्रुप 2 रिवाइज करा, अगले दिन वापस ग्रुप 1 में आया, अगले दिन फिर ग्रुप 2, ग्रुप 1 ग्रुप 2, ग्रुप 1 ग्रुप 2, ग्रुप 1 ग्रुप 2 जो है मुझे चलना है। क्यों? क्योंकि ये दिक्कत आपको सबको आती है। क्यों? क्योंकि हम करते क्या है, अगर एक चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेरा माइंड ऐसा ही ट्यून है, पर पेपर वाले दिन जब सारे चैप्टर एक साथ आते हैं कईयों का सर्वर डाउन हो जाता है। होता कि नहीं होता? कईयों का ये एक्सपीरियंस है कि एकदम से सैलरी से हाउस प्रॉपर्टी जाना है, इनकम टैक्स से जीएसटी पर जाना है, उस समय लगता है नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैंने अपने ब्रेन को ट्रेनिंग दी ही नहीं। ब्रेन को ट्रेनिंग कैसे दी? अगर हम सैलरी हेड पढ़ रहे हैं तो चलो अब सैलरी के ही 25 सवाल करेंगे, अगर जीएसटी करें तो जीएसटी के 25 सवाल एक टॉपिक के जो है करेंगे, अगर हम एफएम करें कैपिटल बजटिंग उसी की प्रैक्टिस करें नहीं, अगर कैपिटल बजटिंग का एक सवाल करा अगले चैप्टर पर आओ, उसके बाद अगले चैप्टर पर आओ, उसके बाद अगले चैप्टर पर जो है आ जाओ। और 3 घंटे 15 मिनट में अगर आप पूरा ऐसे रिवाइज करोगे तो 10 दिन में आपको चेक करना, अभी जितने आपके मार्क्स आ रहे हैं आपके एक्स्ट्रा तो बहुत ईजिली जो है आपके हो जाएंगे। ठीक है जी, पहले तो यहाँ तक। अब किसी को कोई भी डाउट हो? चलो, अब एक इन्होंने पूछा था सर अब प्रैक्टिस कैसे करनी है सब्जेक्टिव की और एमसीक्यूज की। तो देखो भाई, अब एमसीक्यूज सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है, आईसीए के जो एमसीक्यूज हैं, एक तो शायद आईसीए के स्टडी मटेरियल में एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, फिर एक शायद एसएसपी पोर्टल होता है उसमें भी आईसीए ने एमसीक्यूज दिए हैं। वो सारी प्रैक्टिस तो आपको करनी ही करनी है। और प्लस मैं मान के चलता हूँ आपने जहाँ से भी क्लासेस ली होंगी, जिन्होंने ली हैं तो उन्होंने भी आपको एमसीक्यूज दिए जो है होंगे। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि जहाँ से भी आप कोचिंग लेते हैं तो उन्होंने आपको अच्छी खासी बुकलेट जो है एमसीक्यूज की दी होगी। खुद से एमसीक्यूज तो बनाएंगे नहीं, ठीक है। अच्छा, प्लीज़ गूगल पे सर्च मत करना। इस समय लास्ट में क्या होता है, गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं, ऐसा कोई एमसीक्यू नहीं, ठीक है। आईसीए का स्टडी मटेरियल के सारे एमसीक्यू, एसएसपी पोर्टल में जितने एमसीक्यूज हैं उन सबको जो है आप करना शुरू करें। और अगर मार्केट में जो टीचर्स के एमसीक्यूज मिलते हैं जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, मान के चलता हूँ उन्होंने एमसीक्यूज दिए होंगे, उसकी बस आप प्रैक्टिस जो है कर लो। क्योंकि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ऑब्वियसली सारे के सारे इक्विप्ड हैं, उनको भी अपना रिजल्ट जो है बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ सबने एमसीक्यूज अच्छे जो है बना कर दिए होंगे। तो भाई जो मटेरियल आपके पास है, बस वही कहूँगा, आईसीए का आरटीपी, आईसीए का मॉक टेस्ट पेपर, आईसीए का स्टडी मटेरियल और पास्ट एग्जामिनेशन, ये करने के बाद और उसके बाद भी जो टीचर ने आपको किताब दी वो मोर देन सफिशिएंट होनी चाहिए। उसके बियॉन्ड हमें करने की ज़रूरत जो है नहीं है। ठीक है जी, चलो अब किसी को और कुछ पूछना हो? हाँ जी, पूछिए। So my question is regarding handwriting. I don't consider my handwriting very good, and my question is, should I try to make it better while writing business law examination, or should I write while with my normal handwriting and continue the whole? ठीक है, एक सवाल जो बड़ा कॉमन सवाल है, बॉयज़ का होता है, गर्ल्स का नहीं होता। बॉयज़ का होता है सर हैंड राइटिंग हमारी माशाल्लाह है ना। हाँ, गर्ल्स की राइटिंग ठीक ठाक होती है, पर बॉयज़ की राइटिंग को लेकर बड़े माशाल्लाह जो है होती है। फिर से सवाल यही है सर, राइटिंग मुझे पता है मेरी कैसी है, पेपर वाले दिन सुंदर सुंदर लिखूं या अपनी नॉर्मल स्पीड से आ जाऊं? देखो, ये स्टंट पेपर वाले दिन नहीं करना होता, ठीक है ना। अगर ये करना है, फिर से मैं कहता हूँ गड़बड़ क्या करते हो, प्रैक्टिस आज से होती है। पेपर वाले दिन हमें कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना, पेपर वाले दिन कोई एक्सपेरिमेंट नहीं। अगर आप पेपर वाले दिन चाहते हो मेरी राइटिंग सुंदर हो, तो अभी 10 दिन जो कहा लिख लिख कर आप डेली आपको कितना करना है, 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट, आप उसमें जितनी राइटिंग सुंदर कर सकते हो कर लो। पर मैं फिर कहूँगा इस पॉइंट पर देखो, मैं एडवाइस नहीं करता कि 10 दिन पहले आप हैंड राइटिंग को लेकर आप थोड़ा सा जो कॉन्शियस हो, 10 दिन में राइटिंग नहीं होती। हाँ, अगर आप मुझसे 6 महीने पहले कहते तो मैं वो वैसे कहूँगा उस समय एक हैंड राइटिंग कोर्स कर लेना चाहिए। मार्केट में दे आर इंस्टीट्यूट जो हैंड राइटिंग कोर्स कराते हैं, कर्सिव हैंड राइटिंग होती है, सब कुछ होता है। पर इस पॉइंट पर हैंड राइटिंग अब जो है वो है,
ठीक है। अब उसको मेरे को लगता है छेड़ने की ज़रूरत जो है नहीं है, क्योंकि 10 दिन में राइटिंग चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए अब जो राइटिंग है, पर हाँ बाकी सबको मैं कह सकता हूँ, अगर आपके पास टाइम हो और आपको लगता है कि आप जो लिखते हैं आपको ही पढ़ने में दिक्कत होती है ना, आप जो लिखते हैं आपको भी लगता है क्या लिखा है, तो आपको हैंड राइटिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और मैंने खुद भी करी है, इसलिए मुझे पता है अच्छी होती है, ठीक है। तो हैंड राइटिंग क्लासेस 10 एक दिन की होती है और उसका प्रैक्टिस करने से इम्प्रूवमेंट आती है। 10-20% तो आपकी राइटिंग सुंदर हो जाती है, 10-20% हो जाती है। और अगर आप उसको प्रैक्टिस में करोगे कंफर्टेबली जो है हो जाता है, ठीक है। पर अभी नहीं, अभी पेपर से पहले मैं इसको बिल्कुल प्रमोट जो है नहीं करूँगा। अब तो जो हैंड राइटिंग है जैसी है बस अब उसको नहीं छेड़ते। पर हाँ लॉ ऑडिट में थोड़ा सा कहूँगा पैराग्राफ कम लिखना, बुलेट्स को करो, पॉइंट बाय पॉइंट जो है करें, और जो की वर्ड्स होते हैं उनको अंडरलाइन करना। अच्छा इंपॉर्टेंट, हाईलाइटर अलाउड नहीं होते, मार्कर्स अलाउड नहीं होते, आपको अंडरलाइन कर लेना जो भी की पॉइंट्स हैं, खुला जो है आप लिखें। अच्छा 2-3 चीज़ें पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है। एक तो आपको बताऊंगा सबको, पेपर कौन से पेन से अटेम्प्ट करना होता है, ब्लैक बॉल पेन या ब्लैक इंक पेन, ब्लू पेन अलाउड नहीं है, ब्लैक पेन से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, एक ये इंपॉर्टेंट। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हर सवाल नए पेज से करना होता है, ठीक है। हर सवाल नए पेज से करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट, सारे बच्चों के कह सकता हूँ, जितना खुला लिख सकते हो उतना खुला जो है आप लिखें। आपने एक पैराग्राफ लिखा, नेक्स्ट पैराग्राफ में 1 या 2 लाइन छोड़कर लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो खुला आप जितना लिख सकते हैं उतना खुला जो है लिखिए। अगर आप अकाउंट्स बना रहे हैं तो आपने ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाया, 3-4 लाइनें छूट गई, बैलेंस शीट अगले पेज पर बनाओ, उस समय कंजूसी मत करना, ठीक है। वहाँ पर ऐसा नहीं कि एडिशनल शीट मांगोगे तो आपसे पैसे मांगेंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन फॉर्म में आपको पैसे दे दिए हैं तो जितनी आपको आंसर शीट लेनी है उतनी लें, पर ये वेस्ट भी नहीं करनी। पर इंपॉर्टेंट क्या है कि उस समय आपकी प्रेजेंटेशन जो है ना, देखो मैटर तो करती है, मैटर करता है, हैंड राइटिंग मैटर करता है, प्रेजेंटेशन मैटर करता है। इसलिए जितना खुला लिख सकते हो उतना बेटर जो है चलता है। अकाउंट्स या किसी भी आपके न्यूमेरिकल की बात करें तो कोशिश करें कि जितना खुला लिख सकते हो, वर्किंग नोट जितने खुले लिख सकते हो उतना खुला जो है लिखो, उसके एक्चुअल में भाई आपको फ़ायदा जो है होता ही होता है, ठीक है जी। चलो, और किसी को और कुछ पूछना हो किसी के मन में? हाँ जी। ठीक है। लेकिन जो आईसीआई की आंसर शीट होती है वो इतनी थिन होती है, इतनी स्लिम होती है कि उसमें जो फॉर्मेट बनाते हैं ना तो वो कंसिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो इसी बात पर है। वहाँ मुझे ये रियलाइज होता है कि प्रेजेंटेशन जो करने की, हाँ मैं समझ गया। देखो वही वाली बात है सर, हमारा जो रजिस्टर है उसमें तो सर रजिस्टर की लाइन बहुत सारी होती हैं, पर सर आईसीआई का जो है बड़ा कंसाइज सा है, छोटी सी कॉपी जो है वो दे देते हैं। और ध्यान रखना जो बच्चे फाउंडेशन में है, आपने बोर्ड्स दिए होते हैं तो बोर्ड्स में हाँ नहीं मैं मानता हूँ आईसीआई के ना थोड़ा सा है कि एक तो है ना वो A4 साइज जो नॉर्मल साइज होता है A4 साइज की आंसर शीट होती है और लगभग शायद 20 लाइनें 20 या 22 लाइनें जो हैं 22 लाइन शायद प्रिसाइज होती है, जितना मुझे पता है 22 लाइंस होती हैं। फिर मैंने कहा ना इसलिए अब प्रैक्टिस भी कैसे करनी है, आप अगर घर पर रजिस्टर पर भी सॉल्व कर रहे हो 22 लाइनों में ही प्रैक्टिस करो। दिक्कत मैं बता रहा हूँ वो ये होती है, आप प्रैक्टिस कुछ और कर रहे हो पेपर में कुछ और है। अब आप तो अगर इंटर फाइनल के बच्चे तो आपको पता है कि आईसीआई की आंसर साइज ये है, उसी साइज पर ही काम जो है करना, उसी साइज पर जो है आपको काम करना चाहिए। जो है मैं कहता हूँ रियलिस्टिक चले, क्या होना चाहिए वो मेरे हाथ में नहीं है। अब मुझे पता है आईसीआई की आंसर शीट का ये साइज है, 22 लाइनें शायद होती हैं, 22 से 23 लाइनें होती हैं। तो आप भी जब रजिस्टर लो तो 22 लाइन के बाद मुझे नीचे नहीं लिखना, मैं उतनी ही प्रैक्टिस जो है करूँगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रैक्टिस जब करते हैं ना तो आपको पता होता है इस पेज पर अकाउंट बनेगा या नहीं बनेगा। तो मैंने कहा सारा काम जो मैंने कहा आज से 3 घंटे 15 मिनट जो प्रैक्टिस करनी है ना, इन लाइनों का पर पूरा ध्यान जो है वो आपको जो है रखना है, ठीक है। तो भाई अब मैं कहना आपको 22 लाइनों में ही अपना काम करना है। और मैंने तो थोड़ा ना मेरे को याद नहीं पड़ा, वो कैलकुलेशन थी इवन लाइनों के बीच में साइज़ कितने मिलीमीटर का होता है,
अगले बार जाओ ना फाउंडेशन, आप जो इंटर फाइनल बच्चे फर्स्ट पेज में देख लेना कि कितनी लाइंस होती हैं, कितना सेंटीमीटर होता है, उतनी ही प्रैक्टिस जो है करो, क्योंकि आप पूरे साल कैसे प्रैक्टिस करते हो उसी का आउटपुट एग्ज़ाम वाले दिन जो है होता है। तो मैं कह रहा बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तो अब वही है, उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस जो है कर लेना। हाँ जी, आंसर शीट्स में मिलती हैं बाहर, लाइक मैंने एक बार ट्राई करा था कि रजिस्टर से तो नहीं हो पाएगा, आंसर शीट्स खरीद लेती हूँ ठीक है। सो उसमें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मतलब डिफरेंस आ जाता है वैसे नहीं आते, मैं मान रहा हूँ, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि आंसर शीट जो है वो साइज़ जो है वो नहीं होता। हाँ, पर एक A4 साइज़ मान के चलें, 20-22 लाइनें होती हैं, उसके हिसाब से प्रैक्टिस जो है करनी चाहिए, ठीक है। और कोई कुछ पूछना चाहे? एक बार मैं आंसर पूछ लेता हूँ, मैं टाइम थोड़ा सा ले लूँ क्योंकि टाइम शायद एक्सीड हो गया है। चलो सर ऑडिट में गाइड कर दीजिए कि कैसे प्रेजेंटेशन मतलब करें, जिससे क्या मैंने देखा है जितनी भी कॉपीज वगैरह मंगाते हैं ना हाँ तो जी। सब में नंबर मतलब बहुत काटते हैं, इंस्टीट्यूट की चेकिंग मैं मान गया, बिल्कुल मान गया सर। ऑडिट में गाइड करें, लॉ में गाइड करें, इसमें पहले कहा नंबर कटते हैं। मैं चलता हूँ बहुत रियलिस्टिक, आप कितना भी लिख लोगे नंबर नहीं मिल रहे। इंटर फाइनल तो पहले कहा ना, हमें किस पे फोकस करना है, MCQ खत्म। MCQ नंबर नहीं कटेंगे। 30 नंबर का MCQ है, मेरे को सारे बच्चे बताते हैं सर ऑडिट का MCQ बहुत ईजी आते हैं, ऑडिट के लॉ के MCQ बहुत ईजी जो है आते हैं। अपना तो रामबाण है, MCQ पकड़ेंगे, 30 में से 28 नंबर ले आओ, 26 नंबर ले आओ। तो अब आपको पूरे ऑडिट में लॉ में नंबर कितने चाहिए, सिर्फ 12-15 नंबर चाहिए। कितने में से, 70 में से। अब IC को बोलो भाई देखो जितने काटने काट ले। क्या ये बात क्लियर है? मैं फिर से कहता हूँ बहुत रियलिस्टिक चलते हैं, तभी मैं कहना आजकल बहुत ज़्यादा होता है IC नंबर नहीं दे रहा, रियलिटी है, हम रियलिटी के साथ चलेंगे। इसलिए मैंने कहा ना फाउंडेशन, मुझे आज भी डर है, ये फाउंडेशन वाले बच्चों का डर है। हाईली तो लॉ के अंदर MCQ होने ही चाहिए थे, पर इंटर फाइनल तो अब आप निश्चिंत हो जाओ। अब ऑडिट लॉ में कितने भी नंबर काट रहे हैं, कहीं कोई इशू नहीं। हम कहाँ से शुरू करते हैं, MCQ। अच्छा, दूसरा ऑडिट लॉ में कीवर्ड्स के नंबर होते हैं। ये आपको बताया तो कीवर्ड्स के नंबर होते हैं। आप कितना भी पैराग्राफ लिख रहे हैं अपने शब्दों में नहीं, कीवर्ड्स के नंबर होते हैं। वो कीवर्ड लिखना एंड वेरी इंपॉर्टेंट अंडरलाइन ज़रूर करना, अंडरलाइन ज़रूर करना। आप जो 3 घंटे 15 मिनट पेपर दे रहे हो, एग्जामिनर 5 से 7 मिनट में चेक करेगा। उसको वो कीवर्ड मिल गया तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की। और ऐसी चीज़ें कई बार बाहर भी आई थी कि सब कुछ लिखा था पर नंबर नहीं मिल, ये है। इसलिए हमें नंबर उनसे निकलवाने हैं। उसका तरीका क्या है, बुलेट्स में लिखेंगे। उसका तरीका है कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, उसको दिखाने, देख भाई लिखा है नंबर दे दे, खुद से नहीं ढूंढेगा वो। हमें उसको नंबर जो है आगे चाहिए, तो कीवर्ड्स को बुलेट में और खुला जो है लिखना है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो ब्लैक पेन है वो भी अच्छा ब्लैक पेन होना चाहिए। इस बात को आपको शायद पता कि नहीं पता, आपका जो पेपर है वो फिजिकली चेक नहीं होता। ऐसा नहीं होता आपने जो आंसर शीट दी वो फिजिकली चेक नहीं होता। ये चेक कैसे होता है, डिजिटल चेक होता है। तो आपकी जो आंसर कॉपी है वो स्कैन होती है, स्कैन होने के बाद पोर्टल सर्वर पर अपलोड होती है और डिजिटल स्कैन होते हैं। और ऐसा भी शायद मेरा मानना है, देखो मेरे को इतना पता नहीं है, पर ऐसा मानना है एक नॉर्मल सी, क्योंकि जैसे मैं बीइंग अ चार्ट अकाउंटेंट, हम जब कुछ भी कॉपी स्कैन करते हैं तो जो मैंने लिखा जब मैं स्कैन करता हूँ थोड़ा सा लाइट हो जाता है। तो ऐसे बार कई बार मेरे पास कुछ बच्चे ने वो आंसर कॉपी जब निकलवाते हैं तो वहाँ से भी पता चला कि आपका पेन कहने को ब्लैक था पर हल्का सा ग्रे था, हल्का सा ग्रे था, और स्कैनिंग में थोड़ा सा और लाइट ग्रे हो गया, पढ़ने में कुछ शब्द में अटक रहे थे। इसलिए आपका ब्लैक पेन भी क्या होना चाहिए, अच्छा खासा ब्लैक होना चाहिए। माइंड में रखना वो स्कैन होना है, तो स्कैन होना है, अच्छा स्कैन होना है। तो जितना डार्क ब्लैक पेन होगा वो मेरे को यूज़ जो है करना है। ये भी कई बार गड़बड़ जो है आती है, क्योंकि बच्चे जो फेल होते हैं ना उनको आंसर कॉपी दिखाई और मैंने खुद देखा आंसर बिल्कुल सही था पर पढ़ने में नहीं आ रहा। आंसर बिल्कुल सही था, पढ़ने में नहीं आया। और वो रीज़न क्या था, ब्लैक की जगह हल्का सा ग्रे था। दिखने में तो ब्लैक लगता है पर मेरे को पूरा डार्क ब्लैक जो है ना वो मेरा होना चाहिए। ठीक है जी, चलो और किसी मन में कोई? सर ऑडिट में जो 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमें कितने पॉइंट्स बनाने चाहिए मतलब? ओके, अच्छा एक चीज़ और, ऑडिट हो या लॉ हो उसमें दिक्कत आती है। बाकी न्यूमेरिकल में तो क्या बैलेंस शीट बनानी तो बनानी है, ऑडिट लॉ में कितना लिखना है। देखो इस बात को भी समझना, ICAI ऐसे नापता नहीं है, इतना लिखा तो 4 नंबर, इतना लिखा तो 6 नंबर। ICAI को क्या चाहिए, कीवर्ड्स। ICAI को सिंपल कीवर्ड्स चाहिए और कुछ नहीं।
टू द पॉइंट, हमें यहाँ पे कोई राम कथा नहीं लिखनी, टू द पॉइंट जो है हमें जो है लिखना है, कोई एक्स्ट्रा नहीं, क्योंकि माइंड में कभी होता है कि हमें 2 पन्ने लिखेंगे 4 पन्ने लिखेंगे, इतना कुछ नहीं लिखना, जो लिखना है टू द पॉइंट, रेलिवेंट, आपका जो भी रेलिवेंट चीज़ है उतना ही अपने को जो है लिखना हो। तो उनके पास कोई टाइम नहीं है कि आपकी पूरी कहानी जो है सुने। और दूसरा फिर से इम्पॉर्टेंट है, जो सवाल है ना उस सवाल को पढ़कर वो ही लिखना है। कई बार क्या होता है सवाल कुछ भी हम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। जो सवाल है आप कितना भी लिख दोगे, आईसे का जितना मुझे पता है जो पॉइंट है उसी के नंबर देंगे, एक्स्ट्रा आपने कुछ भी लिखा उनको कोई सिंपैथी नहीं है। जो पॉइंट है, केस स्टडी आई है, बस मुझे केस से रिलेटेड ही बात करनी, उसी के नंबर मिलेंगे। आप एक्स्ट्रा कहीं से भी शुरू हो जाए। सोचे पूछने में एक छोटा सा कि डिफाइन प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी के नंबर है, आप शुरू के व्हाट इज अ कंपनी, फीचर्स ऑफ कंपनी, आप लिख भी दो नंबर नहीं मिलने। अगर पूछ रहे व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी ही लिखना है और कुछ नहीं। पर अगर आप उसके एक्स्ट्रा भी व्हाट इज अ कंपनी, फीचर्स ऑफ कंपनी लिख रहे हो, कोई नंबर नहीं मिले। तो मतलब क्या है, जो पॉइंट पूछा है बस उसके नंबर मिलने हैं, ना तो उससे ज़्यादा ना उससे कम। आई होप ये भी क्लियर है, ठीक है। हाँ चलो, मेरे हिसाब से अब जो है किसी और के अगर डाउट हो तो फिर आप मुझे पर्सनली जो है पूछ लीजिएगा, क्योंकि अब नेक्स्ट स्पीकर जो है उनके भी जो है एक्सपीरियंस जो है लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर हूँ, तो किसी का अगर डाउट हो तो मेरे को अभी पूछ सकते, नहीं तो अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो आप अगर वहाँ पर डाउट पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप मेरा ही नाम CA_वैभव, आप मेरे को वहाँ पर भी अगर पूछना चाहें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मेरा जो इंस्टा हैंडल है CA_वैभव के नाम से है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरा सेशन फ्रूटफुल जो है रहा होगा, ठीक है।